Hello everyone, welcome to Swadhyay classroom. I am Ranu Khandelwal, your SST teacher. Today we will continue our chapter Resources and Development. Let's start. जैसा कि आप पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग. अब नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, हम अपने लिए बचा के रख सकते हैं. प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अगर हम प्लानिंग तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उनका फ्यूचर में यूज़ होने के लिए स्टोर करके रखते हैं तो वो रिसोर्स का कंजर्वेशन कहलाता है. ये इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है? मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल. कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, एंड एग्जॉस्टेबल है, जो ख़त्म हो सकते हैं. इफ़ वी कंजर्व दैम वी कैन यूज़ दैम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम उन्हें बचा के रखते हैं तो हम उन्हें लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. Second, conservation of resources help us to reduce wastage. It will help in economic progress. अगर रिसोर्सेज को हम कंजर्व करके रखते हैं तो हम वेस्टेज को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं. थर्ड, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. रिसोर्स का कंजर्वेशन हमारी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. हमारा एनवायरनमेंट उससे प्रोटेक्ट होता है. नेक्स्ट आता है कि गांधी जीज आइडिया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन. गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे नेशन फादर हैं, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे अपने रिसोर्स कंजर्वेशन में, जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. हमारे गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो सभी की नीड्स के लिए तो इनफ है, लेकिन किसी की ग्रीड, लालच के लिए नहीं है. मतलब रिसोर्सेज से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, आप अपनी नीड्स को कंप्लीट करिए तो वो आपके लिए इनफ है, लेकिन अगर आप इसे अपनी लालच के लिए काम में लेते हैं तो वो हमारे रिसोर्स नहीं है. सेकेंड, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन. जो ग्रीडी और सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने ही बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लालच, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो लोग, और एक्सप्लॉयटिव नेचर, हम नेचर को बहुत हार्म पहुंचा के, हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो नेचर को बहुत हार्म करके जब रिसोर्स को निकालती हैं या किसी भी काम को करती हैं तो उससे क्या होता है, हमारे रिसोर्स का डिप्लेशन हो जाता है, वो ख़त्म होने लगते हैं. थर्ड, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस. वो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे. वो ये चाहते थे कि हम एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन ना करके टुकड़ों में प्रोडक्शंस को कर सके. नेक्स्ट आता है आपका इसमें लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि किस तरह से आप अपनी लैंड्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं. लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड. लैंड डिग्रेडेशन, आपकी जो लैंड है, आपका जो ज़मीन है, वो किस तरह से ख़त्म होती है कि बहुत सारा जो सॉइल इरोजन होता है वो कैसे होता है, रनिंग वाटर से एंड विंड से. या तो विंड से, हवा के थ्रू मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, या फिर रनिंग वाटर, पानी है, बारिश का पानी है, बाढ़ आ जाती है तो हमारी लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है. डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. हमारी जो लैंड है वो कैसे ख़राब होती है, अगर हम हमारा वेस्ट मटेरियल्स जो फैक्ट्रीज से या माइनिंग से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है उसे हम ज़मीन में छोड़ देते हैं तो भी हमारी ज़मीन या हमारा जो लैंड है वो ख़राब होता है. ओवर इरीगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सालिनिटी एंड एल्कलाइनिटी इन द सॉइल. ज़्यादा इरीगेशन, ज़्यादा पानी से हमारी जो लैंड है उसमें सालिनिटी एंड एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है. ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन. ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मतलब हमारे जो एनिमल्स हैं वो सारे प्लांट्स हैं उनको खा लेते हैं, और डिफॉरेस्टेशन बाय मैन, हमने जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें काट दिया है, तो इनसे भी हमारी लैंड को डिग्रेडेशन होता है, लैंड का ख़त्म होती है. वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पॉल्यूट द लैंड्स. जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकलता है वो क्या करता है, वेस्ट है, वो वेस्ट मटेरियल है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए और वो आपकी लैंड को पॉल्यूट कर देता है. Mineral processing like grinding of limestones from cement industry and calcite
and soapstone for ceramic industry creates a lots of dust. This dust is deposited in the neighboring land. ये यहाँ पे जब हम लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री से निकालते हैं या फिर कैलकेट एंड सोपस्टोन से, सेरेमिक इंडस्ट्री से, ये सब जब ये सब निकलता है तो इसके साथ बहुत सारा पाउडर होता है और वो पाउडर आपके जो आसपास की लैंड है वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और तो उससे वहाँ की जो लैंड है वो ख़राब हो सकती है। अब इसी तरह से जैसे रिसोर्स को कंजर्व किया था वैसे ही हम लैंड को कंजर्व करेंगे। तो लैंड कंजर्वेशन मीजर्स, इसमें आपका फर्स्ट आता है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड by ending deforestation, controlling grazing, encouraging afforestation and practice terrace farming in hilly areas. सॉइल इरोज़न को कैसे रोका जा सकता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर दें, पेड़ पौधों को काटना कम कर दें, या फिर कंट्रोल करें ग्रेजिंग पे, जो चारा चराने के लिए लोग अपने केटल्स को लेकर जाते हैं वो अपने कंट्रोल करें उस पर। एनकरेजिंग अफॉरेस्टेशन, जंगल बहुत पेड़ पौधे उगाने को एनकरेज करें लोगों को। एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज़, हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग की प्रैक्टिस करी जाए ताकि वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो सॉइल है, उसको हम इरोडेड होने से रोक सकें। सेकेंड, preparation of shelter belts of plants and stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes will help to prevent land degradation in desert. डेजर्ट्स में क्या होता है कि डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है और वहाँ पे हम कुछ वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो उन्हें रोकने के लिए हम वहाँ पे थ्रॉनी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ उगा सकते हैं जिससे वहाँ की जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोका जा सके डेजर्ट एरिया में। थर्ड इज माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल, न्यू टेक्नोलॉजी विल रिड्यूस विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं कि हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं वहाँ से माइन करके पत्थर निकाले जाते हैं, अगर हम इसे कम कर दें तो हमारी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है ये कम हो जाएंगी और नई टेक्नोलॉजी से हम वेस्टेज को जो है उसे कम कर सके। अगर नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वेस्टेज को कम कर सके भी हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो केमिकली होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम बहुत तरीके से वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें रिमूव करते वक्त बहुत तरीके से काम में लिया जाता है तो भी हम हार्मफुलनेस को कम कर सकते हैं। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। अर्बन वेस्ट मतलब हमारी जो शहरों से कचरा हमारा जो निकलता है, हमारे शहरों का जो भी हमारा वेस्टेज है, अगर हम उसका यूज़ प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस और बायोफ्यूल बनाने में, बायोमैन्योर जिसे हम खाद बोलते हैं वो बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलो। एक किसी भी लैंड की बहुत ज़्यादा इरीगेशन करना अगर उसे हम कम कर दें और न्यू मेथड्स को फॉलो करें तो भी हम लैंड के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। इससे ही हम लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और लैंड कंजर्वेशन करने के साथ साथ जैसे कि हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, तो सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल भी हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में है, ये भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी में। The uppermost layer of the earth crust which is loose, broken and useful for plant is called soil. Soil है क्या? मिट्टी क्या है? आपके अर्थ की जो uppermost layer है, आपके अर्थ के ऊपर जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है और जो लूज है मतलब खुली हुई है, बिखरी हुई है, ब्रोकन है, टूटी फूटी है और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल। वो क्या कहलाती है आपकी? सॉइल। Soil consists of mineral matter such as sand and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworm. सॉइल के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ह्यूमस होता है और कुछ वर्म्स होते हैं जो आपकी अर्थ को एक फर्टाइल लैंड के रूप में बनाते हैं, सॉइल को एक फर्टाइल बनाते हैं ताकि हम उसमें क्रॉप उगा सकें। Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. If this layer remains undistributed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. इसका मतलब अगर सॉइल आपकी किस तरह से बनती है, जो रॉक्स हैं उसके ऊपर वो वीदरिंग होती है, वो पानी से या मिट्टी से बहकर उसकी हवा से पानी से बहकर उसकी जो मिट्टी है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, लूज रॉक मटेरियल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं लैंड सरफेस पे
और वो अलग अलग लैंड एरिया में फैल जाते हैं, जिनका केमिकल और फिज़िकल सब्सटेंस अलग अलग होता है, उनमें अलग अलग चेंजेस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, और जिसका यही हमारी सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सॉइल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वीदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहाँ की वीदरिंग कैसे है। अगर डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो डेजर्ट एरिया का जो वीदरिंग है वो बहुत ड्राई है, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ऐसी होगी जिसे कम पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम रेनी एरियाज़ की या कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड है, वहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जो सॉइल वीदरिंग है वो पानी की वजह से होता है, और वहाँ की वेजिटेशन भी जो पानी में उग सकते हैं इस टाइप के होते हैं। सेकेंड, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऑफ लैंड डिसाइड्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अगर आपकी किस तरह की आपकी ज़मीन है वो भी आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जिस टाइप की ज़मीन की टोपोग्राफी होगी, जिस तरह की आपकी ज़मीन होगी, उसी तरह का आपका उस पर मिलने वाला सॉइल होगा। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। थर्ड है आपका नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। इट डिसाइड्स कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सॉइल है वो किस रॉक से वेदर होकर आई है, वो किस रॉक से कटकर आ रही है मिट्टी, और वो उसकी पेरेंट रॉक है। अगर पेरेंट रॉक से जिस रॉक से कटकर आती है, सॉइल का जो नेचर है वो डिपेंड उसी पे करेगा। फोर्थ है वेजिटेशन। डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल। वेजिटेशन आपकी मिट्टी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी मिट्टी में कितनी फर्टिलिटी है, कितनी फर्टाइल लैंड है आपकी। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल: एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटरेट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये कुछ 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ये अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग आपको लोकेलिटी में अलग अलग टाइप की आपको सॉइल्स मिलती है, जिनके 6 टाइप्स हैं। अगर आगे हम इसका एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, साथ में हम इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। तो आपने जैसे अभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो आपको पढ़ा कि ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो अगर हम इनका आगे डिस्क्राइब करते हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन ऐसे है कि एलुवियल सॉइल सबसे पहला, जैसा कि पिक्चर में ही आप देख रहे हैं, एलुवियल सॉइल एक तरह से चिकनी मिट्टी टाइप का है ये। इसको अगर हम आगे पढ़ते हैं तो ये है एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल है और इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन स्लिट कॉल एलुवियम बाय द रिवर्स। ये रिवर्स के स्लिट से आती है। रिवर्स के स्लिट जिसे एलुवियम कहते हैं उनसे बनती है, उनके डिपोजिशन से बनती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स गुजरात एंड द कोस्टल प्लेन्स। ये हमारे ज़्यादातर प्लेन्स में, मैदानों में जहाँ से रिवर्स फ्लो होती हैं उन मैदानों में मिलती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। इसके अंदर मिट्टी, स्लिट मतलब टुकड़े, और क्ले एक तरह से ये चिकनी मिट्टी की तरह होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू खद्दर एंड बांगर। ये 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइड होती है, खद्दर एंड बांगर। इट कंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हैं आपके पोटैश, फॉस्फोरिक एंड एसिड, लाइम। इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, वीट एंड पल्सेस। ये आपकी मोस्टली शुगर केन, राइस और वीट क्रॉप के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। अभी आपने ऊपर 2 वर्ड्स पढ़े थे, खद्दर एंड बांगर। अगर हम उनका डिफरेंस देखते हैं तो खद्दर, डिफरेंस बिटवीन खद्दर एंड बांगर इज़ बांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज़ कम्पोज ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। पुरानी एलुवियल सॉइल से बनने वाली जो मिट्टी है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसे हम बांगर कहते हैं। वहीं खद्दर, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म बाय यंगर एल्यूमिनियम आर कॉल्ड खद्दर। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी बाढ़ आती है, उस एरिया में बनने वाली जो यंगर एल्यूमिनियम सॉइल है उसको हम खद्दर कहते हैं। बांगर लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिसेंबल्स टेरेसेस। बांगर जो है वो आपके फ्लड प्लेन से ऊपर, मतलब आपके पहाड़ों में पाई जाती है। जब वहीं खद्दर, द सॉइल इन दिस रीजन इज़ रिन्यू एवरी ईयर एंड इज़ हाईली फर्टाइल। मतलब हर साल नदी के थ्रू आती है ये मिट्टी, और फ्लड प्लेन्स के थ्रू, और उसके ऊपर हर साल एक नई लेयर आ जाती है, और ये बहुत फर्टाइल लैंड होती है, सॉइल होती है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज़ लोकली नोन एज कंकर एंड इज़ कम्पोज ऑफ कैलकेरियस डिस्पोजिट्स।
इस बांगर सॉइल्स में कंकड़ होते हैं बहुत सारे, और ये कैल्कुनस डिपॉजिट्स होती है क्योंकि ये आपके ज़्यादातर टेरेस पे मिलती है। खद्दर सॉइल इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। वहीं आपकी जो खद्दर सॉइल है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपकी एलुवियल सॉइल के बारे में हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी जिसे कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रेगुअर सॉइल। इसको हम रेगुअर सॉइल भी कहते हैं। रेगुअर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ब्लैक सॉइल इज़ अ गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ये कॉटन कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज़ ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। आपने फिजिकल फीचर्स में डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था, उसी में आता है कि ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यूज में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रह सकता है। सॉइल इज़ स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ये सॉइल जब पानी से गीली होती है तो बहुत चिपचिपी होती है, और जैसे ही ये सूख जाती है तो ये श्रिंक हो जाती है। सेल्फ प्लकिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। इसमें सेल्फ प्लकिंग, क्योंकि ये जब भी सूखेगी तो इसके बीच में बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं और उसके थ्रू इसका सेल्फ प्लकिंग ही हो जाता है। मतलब जैसे हम हल चलाते हैं, प्लकिंग करते हैं ताकि हम सॉइल के अंदर लाइंस बना सके, ये खुद से ही ये काम कर लेती है जब ये सूखती है मिट्टी। इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो हमारे मेन फर्टाइल्स हैं वो हैं आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये इसकी रिच हैं, ब्लैक सॉइल में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और डेफिशिएंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स में, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका जो कलर है वो डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है, एकदम गहरे रंग से बहुत हल्के ब्लैक कलर में मिलता है। और इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये चारों स्टेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में आपका डेक्कन प्लेट्यू आता है, तो इन्हीं चारों स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको पाई जाती है। थर्ड आपकी आती है रेड सॉइल। जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल रेड कलर में कुछ ये सॉइल है। इट इज़ मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पे कम बारिश होती है उन एरियाज़ में ये मिट्टी पाई जाती है। पोरस वेरिएबल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब मतलब बहुत रफ स्ट्रक्चर होता है। एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकड़, ये लाइम का इसमें एब्सेंस होता है और कंकड़ भी इसमें नहीं मिलते हैं। ये इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल होती है। डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश। इन केमिकल्स, इन मिनरल्स की इसमें डेफिशिएंसी होती है। इसका रेड कलर होता है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स और आयरन के जो रॉक्स हैं उनके डिफ्यूज़न से ये बनती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। द लोअर लेयर इज़ रेडिश येलो और येलो, और इसकी जो सबसे लोअर लेयर होती है वो येलो और रेडिश येलो में आपकी मिलती है। इसका टेक्सचर होता है सैंडी टू क्ले एंड लॉमी। इसका जो टेक्सचर आपका है वो सैंडी होगा, क्ले मतलब मिट्टी जैसा जो धूल में उड़ जाता है, जस्ट लाइक जैसे हम आंधी धूल वाली बात करते हैं इस टाइप का होता है। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड। इन क्रॉप्स के लिए ये जो आपकी सॉइल है ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके आते हैं वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स। ये आपके इम्पॉर्टेंट कल्टिवेशन क्रॉप्स हैं जो आपके रेड सॉइल में कल्टिवेट होती हैं। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और ये मोस्ट ऑफ द हमारे कोस्टल एरियाज़ के आसपास ज़्यादा हमें मिलती है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें वहीं मिलती हैं और उन्हीं के डिपॉजिट से ये सॉइल तैयार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैटरेट सॉइल की। लैटरेट सॉइल पिक्चर्स में ही आपको दिख रहा है कि लैटरेट सॉइल क्या होती हैं। इसका लैटिन वर्ड से बना हुआ है लेटर, विच मीन्स ब्रिक। एक तरह से ब्रिक जिसे हम ईट कहते हैं, लैटरेट का भी लैटिन वर्ड है ये। इसका लेटर का मीन्स होता है ब्रिक। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। ये बहुत जैसे ही गीली होती है तो ये सॉफ्ट हो जाती है और जैसे ही सूखती है बहुत हार्ड हो जाती है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और रेनफॉल ज़्यादा होगा, ये उन एरियाज़ में पाई जाती है। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल मतलब जहाँ पे रेनफॉल होगा उन एरियाज़ में ये सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। ह्यूमस कंटेंट इज़ लो। ये आपके बहुत
ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें बहुत कम मिलते हैं, ये हाई टेम्परेचर में बनती है। और ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज़ और अदर प्लांट्स, यहाँ का जो इसका जो ह्यूमस है वो बहुत जल्दी ही ट्रीज़ और प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है। और इसका ह्यूमस कंटेंट लो है। ये आयरन एंड एल्यूमिनियम मिनरल में रिच है। डेफिशिएंसी इसमें नाइट्रोजन, पोटाश एंड पोटेशियम लाइम ह्यूमस की पाई जाती है। रेड कलर है क्योंकि आयरन ऑक्साइड रॉक से निकलता है। राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली, ये क्रॉप्स इसमें कल्टिवेट की जाती है। इट इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। इट इज़ फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम, इन स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा हमें पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब जैसे पिक्चर से आप देख रहे हैं, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, जहाँ पे बारिश कम होती है ऐसी एरिड कंडीशंस में मिलती है। डिपॉजिट मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, मिट्टी जो ये सॉइल है ये आपके विंड एक्टिविटीज़ से डिपॉजिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हाई सॉल्ट कंटेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट पाया जाता है, मतलब ये सैलाइन सॉइल है एक टाइप में। लाइक लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, पानी की और ह्यूमस की कमी है इसमें। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज़ हाई विच रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाता। इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी है, कलर इसका रेड टू ब्राउन है। ये ज़्यादातर हमारे वेस्टर्न राजस्थान में मतलब डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज़ अवेलेबल, मतलब जंगल में पाई जाने वाली एक तरह से सॉइल है जहाँ पे रेनफॉल आपका बहुत सफिशिएंट अवेलेबल होता है। द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे फॉर्म, ये आपके उन माउंटेन एनवायरनमेंट पे और वहाँ का जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर है उस पर डिपेंड करता है इस सॉइल का कंटेंट। दे आर लोमी एंड स्लिटी ऑन वैली साइड्स एंड कॉज ग्रेन ऑन द अपर स्लोप्स, ये आपके पहाड़ों में ज़्यादातर मिलती है, तो वहाँ पे तो ये क्रॉस एंड ग्रेन के रूप में होती है। और जब ये वैली साइड्स में, जब ये घाटियों में आ जाती है तो ये लोमी और स्लिटी बन जाती है। इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज दे एक्सपीरियंस डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। स्नो बाउंड एरिया, बर्फीली एरियाज़ में भी ये पाई जाती है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस मिलता है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैली ऑफ आर फर्टाइल, और जो लोअर वैलीज़ में हमें थोड़ी बहुत जो सॉइल ये मिलती है वो आपके फर्टाइल सॉइल कहलाती है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं तो जिस तरह से हमने टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा, हम सॉइल इरोज़न के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इरोज़न का मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी किस तरह से आपकी कट जाती है या बह जाती है। रिमूवल टॉप सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल इरोज़न, एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी टॉप सॉइल का कटना या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है सॉइल इरोज़न कहलाता है। इट इज़ कॉज बाय रनिंग वाटर एंड विंड, ये आपके बहते पानी या हवा के थ्रू होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सॉइल इरोज़न। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटना, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा चरना जानवरों का, या अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बहुत तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नहीं होने की वजह से आपके लार्ज स्केल पर सॉइल इरोज़न हो जाता है, सॉइल का कटाव हो जाता है। 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोज़न हमारे पाया जाता है, गली इरोज़न एंड शीट इरोज़न, जिसे हम गुली इरोज़न एंड शीट इरोज़न कहते हैं। गुली इरोज़न के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन अनइवन landscapes away the soil and form deep channels called gullies. This type of soil erosion is called gully erosion. ऐसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आपकी जब बारिश का पानी एक साथ डीप सॉइल को बहुत अंदर से काट देता है और एक गली के रूप में बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीप चैनल्स बन जाते हैं, गहरी खाई बन जाती हैं इसी को हम गली इरोज़न कहते हैं। A land which is broken into many small parts by gullies is called bad land, और जो छोटे छोटे पार्ट्स में गलीज की वजह से जो लैंड बट जाती है उसे हम बैड लैंड कहते हैं। अ बैड लैंड इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये जो बैड लैंड है, ये बैड लैंड आपके किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए गुड नहीं है। शीट इरोज़न तो जैसे नाम से ही पता है कि जब वाटर आपकी सॉइल के ऊपर से या स्लोप से जाता है तो वो टॉप ऑफ सॉइल का जो आपकी सॉइल की सबसे ऊपर वाली शीट जिसे कहते हैं उसे
अपने साथ ले जाता है, टेक अवे द टॉप सॉइल, टॉप की सबसे अपर लेयर को अपने साथ ले जाता है। तो इस टाइप का जो सॉइल इरोज़न है इसे हम शीट इरोज़न कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मीजर्स, अगर हम सॉइल इरोज़न जैसे हमारे होता है तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ सॉइल कंजर्वेशन के मीजर्स अपनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ काउंटर प्लकिंग। काउंटर प्लकिंग का मतलब द काउंटर लाइन्स कैन डेसिक्लेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। कुछ लाइन्स बना के हम फार्मिंग को करते हैं और इस फार्मिंग के थ्रू आप अपने पानी को बहने से रोक सकते हैं और आपकी सॉइल को इरोडेड होने से भी हम रोक सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, ये ज़्यादातर माउंटेन्स पे की जाती है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस, जो आपके जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें टेरेस के रूप में कट किया जाता है और इस कल्टीवेशन में सॉइल का इरोज़न होना रेस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी हम हमारी सॉइल को इरोडेड होने से रोक सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में अगर हम हमारी बहुत बड़ी फील्ड है उसको स्ट्रिप्स में बांट दें। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेकअप्स द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज़ कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से आपके जो बीच की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो विंड के थ्रू ब्रेक होने से बच जाती है और इस मेथड को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है। अगर हम ट्रीज़ को एक लाइन में उगाते हैं या एक लाइन में ट्रीज़ को उगाते हैं तो वो आपके एक तरह से प्लांटिंग ट्रीज़ आपकी सॉइल को इरोडेड होने से रोक सकता है। आई होप आपको यहाँ तक का ये चैप्टर अपना समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट important notes section. Till then, bye bye. Thank you.